अब तो राइट्स इशू हो जाने की वजह से क्या होता है? राइट्स इशू हो जाने की वजह से ये होता है कि आपकी शेयर प्राइस टेंड्स टू फॉल। राइट्स इशू जब भी होता है आपकी शेयर प्राइस गिर जाती है। और कहां तक गिर जाती है? थ्योरेटिकली एक्स राइट प्राइस तक गिर जाती है। अब कोई भी बंदा ये बोलेगा कि सर अगर राइट्स इशू कर जाने की वजह से शेयर प्राइस गिर जाती है तो सर ये तो नुकसान का सौदा है। ये तो नुकसान का सौदा है। लेकिन आपको पता है राइट्स इशू की वजह से ऑल्दो आपकी शेयर प्राइस थ्योरेटिकली गिरती है, लेकिन शेयर होल्डर को एक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर भी तो मिल गया होता है, या कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स भी तो मिल गए होते हैं। तो टेक्निकली वी हैव प्रूवन इन आवर क्लासरूम एनवायरनमेंट, वी हैव सीन दिस इन आवर क्लासरूम एनवायरनमेंट, कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर राइट्स पॉलिसी को एक्सरसाइज कर लेता है तो उसकी वेल्थ के अंदर कोई नुकसान नहीं होता, वो वहीं खड़ा रहता है जहां के वो खड़ा रहेगा। हाँ, क्लियर होती है बात? और उसकी उसका कंट्रोल भी डाइल्यूट नहीं होता राइट्स इशू की वजह से। पहला ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? राइट्स इशू। ठीक है। अगर हम राइट्स इशू करने जाएंगे तो एग्जामिनर ने बोला है $200 मिलियन हम अरेंज करेंगे बाय गिविंग अ 20% डिस्काउंट टू द करंट प्राइस। आप लोग समझदार लोग हैं, जरा मुझे बताइए, मुझे फंड्स रिक्वायर्ड कितने हैं? मुझे फंड्स रिक्वायर्ड हैं $200 मिलियन। ठीक है। मुझे देना पड़ेगा मेरी राइट प्राइस कितनी होगी? मुझे देना पड़ेगा 20% डिस्काउंट टू द करंट शेयर प्राइस। मेरी करंट शेयर प्राइस कितनी थी? $5। मुझे इस शेयर प्राइस के ऊपर 20% डिस्काउंट देना पड़ेगा, यानी सिर्फ 80% रख पाऊंगा मैं अपनी राइट प्राइस। इसका मतलब मैं $4 की प्राइस रख पाऊंगा अपनी, अगर मैं पहले ऑप्शन की तरफ गया तो। $200 मिलियन रिक्वायर्ड है, प्राइस रख पाऊंगा मैं 4। कोई मुझे बता सकता है कि न्यू शेयर्स कितने होंगे इशू? $200 मिलियन हैं। $200 मिलियन मुझे रेस करने हैं। $4 की प्राइस रख सकता हूं सिर्फ, तो कितने शेयर्स इशू करूं $4 के ऊपर कि $200 मिलियन इकट्ठा हो जाए? कितने? 50। सिंपल बात है। 50 मिलियन शेयर्स इशू करूंगा $4 की प्राइस पे, तो $200 मिलियन इकट्ठे हो जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है। क्लियर होगी ना बात? अच्छा, क्योंकि राइट्स इशू की बात हो रही है तो आपको पता है राइट्स इशू के अंदर हमारी प्ली ही यही होती है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की वेल्थ पे कोई फर्क नहीं आएगा। ऑल्दो थ्योरेटिकली प्राइस गिर रही होगी, लेकिन शेयर होल्डर की वेल्थ पे कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए फर्क नहीं आएगा बिकॉज ही गेट्स एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स। ही गेट्स एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स। याद है ना, एक होती थी राइट पॉलिसी। राइट पॉलिसी, 1 फॉर 5, 1 फॉर 3, 1 फॉर 2, 2 फॉर 5, इसको कहते हैं राइट्स पॉलिसी। मुझे बता सकते हैं इस केस के अंदर व्हाट इज गोइंग टू बिकम आवर राइट्स पॉलिसी? हमारी इस केस के अंदर राइट्स पॉलिसी क्या बनी? क्या बनी भाई? 1 फॉर 4? क्या बनी? 1 फॉर 4 बनी। 200 मिलियन शेयर्स हैं अभी कंपनी के पास, हम 50 मिलियन शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, यानी हर 4 के ऊपर एक नया शेयर इशू करने जा रहे हैं, तो हमारी राइट पॉलिसी कितनी की बन गई? 1 फॉर 4 की बन गई। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम के अंदर अगर वो सवाल पढ़ रहा है तो उसको खुद ही पहुंच जाना चाहिए, यानी किसी को पहुंचाने की जरूरत नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है सारी। क्लियर? एग्जामिनर कहता है बेटा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखो भाई जरा। एग्जामिनर कहता है सेकंड ऑप्शन, देयर विल बी एन इशू ऑफ 6% लोन नोट्स एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ $100। द प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 6%। भाई सेकंड ऑप्शन क्या है जरा सुनिएगा। सेकंड ऑप्शन इज लोन नोट्स इशू। लोन नोट्स इशू का मतलब क्या है? डेट फाइनेंस रेस करें। अगर हमने डेट फाइनेंस रेस किया तो हमारे फंड्स रिक्वायर्ड कितने हैं? $200 मिलियन के। हम $200 मिलियन इकट्ठा करेंगे थ्रू डेट फाइनेंस। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? कह रहे हैं दीज विल बी 6% लोन नोट्स विद एन एस्टिमेटेड प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ 6%, यानी इंटरेस्ट रेट हमारा रहेगा 6%। क्लियर होती है बात?
एग्जामिनर आगे ये भी कह रहा है, अगर आपने लोन नोट्स के जरिए फाइनेंस रेज किया, द पीई रेशो विल रिमेन अनएफेक्टेड बाय द डेट इशू। आपके पीई रेशो के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा एज अ रिजल्ट ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ लोन इशू। हाउएवर द इक्विटी बीटा विल बी 0.579। आपका बीटा इक्विटी हो जाएगा 0.579। पहले लिख देते हैं भाई, यहां पे पीई रेशो नो इफेक्ट, और दूसरा बीटा इक्विटी कितना हो जाएगा 0.579। एग्जामिनर कह रहा है बेटा द कॉर्पोरेशन टैक्स इज 25%। आपका टैक्स रेट कितना है बेटा, 25% है। एग्जामिनर कह रहा है द रिस्क फ्री रेट कैन बी अज्यूम्ड एज 4% एंड द एस्टिमेटेड मार्केट प्रीमियम इज 7.5%। बेटा एग्जामिनर ने हमको आरिफ भाई भी दे दिए, आरिफ भाई हैं 4% के, रिस्क प्रीमियम है बेटा दैट इज 7.5%। क्लियर हो गई बेटा बात ये, डन, क्लियर होती है बात। अब हमने क्या किया, पूरे के पूरे सवाल का डेटा पढ़ा, और डेटा पढ़ने के बाद अपना डेटा बना लिया। अगर आपने अपना डेटा बना लिया ना, तो आपकी आधी जिंदगी तो यही आसान हो गई, आपकी आधी जिंदगी तो यही आसान हो गई। क्लियर। अब जरा सिर्फ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर गौर करें। सबसे पहले 3 मार्क की रिक्वायरमेंट है बेटा, 3 मार्क की रिक्वायरमेंट है। एग्जामिनर कह रहा है कैलकुलेट अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर स्टार कंपनी बिफोर द एक्सपेंशन। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, सिंपल हमें कैलकुलेट करके दिखा दो केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, टू अप्रेज द न्यू एरिया प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन योर मेथड। कह रहे हैं अज्यूम करो अभी इन्वेस्टमेंट हुई नहीं है, अभी इन्वेस्टमेंट हुई नहीं है, हमने कोई फाइनेंस रेज नहीं किया है। अगर हम डाइवर्सिफाई करने जा रहे हैं तो इस नए प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के दिखा दो। ठीक, और कह रहे हैं एक्सप्लेन योर मेथड, 3 मार्क की रिक्वायरमेंट है। करें जरा कुछ, यहां लिखते हैं ए का पार्ट 1। ठीक है, हम लिख सकते हैं भाई स्टार कंपनी सिंस स्टार कंपनी is investing in a diversified business, therefore existing beta equity or cost of equity becomes redundant. Therefore what? Therefore what? A new beta equity referring to the ungearing and regearing approach should be calculated. डन। मुझे बताएं बात समझ में आती है सब लोगों को, अनगियरिंग और रीगियरिंग अप्रोच करनी पड़ेगी। अगर मैं अनगियरिंग की बात करूं तो अनगियरिंग का मतलब क्या होता है, आप एक प्रॉक्सी कंपनी का डेटा उठाएं, उसके बीटा इक्विटी को अनगियर करके बीटा एसेट के अंदर कन्वर्ट करें, क्योंकि बीटा एसेट के अंदर बिजनेस रिस्क होता है डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री का। और फिर रीगियर करने का मतलब क्या होता है कि उसको अपने फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर के मुताबिक रीगियर कर दें। मानते हैं आप लोग इस बात को? अनगियरिंग कैसे होगी भाई, फॉर्मूला याद है आप सब लोगों को? बीटा एसेट इज इक्वल्स टू बीटा इक्विटी मल्टीप्लाई बाय इक्विटी ओवर इक्विटी प्लस डेट, और डेट होता है 1 - टी। याद आ रहा है सब लोगों को फॉर्मूला? बीटा डेट में लिख ही नहीं रहा, क्योंकि अनटिल अनलेस के एग्जामिनर खुद बीटा डेट दे दे आपकी आपके एग्जाम के अंदर भी अज्यूम बीटा डेट इज 0, बीटा डेट इज 0। तो देखा, लॉजिकली सोचो, मुझे प्रॉक्सी कंपनी के बीटा इक्विटी को अनगियर करना है और बीटा एसेट निकालना है। अगर मैं प्रॉक्सी कंपनी की बात करूं तो प्रॉक्सी कंपनी मेरे लिए ग्लोब कंपनी है बेटा। अगर आप नोट करें तो इसका बीटा इक्विटी जो गियर्ड बीटा इक्विटी है वो ऑलरेडी कितना निकला हुआ है, 0.85। अगर इनकी इक्विटी की बात करूं तो रेशो क्या था, डेट टू इक्विटी का रेशो 50-50, यानी इनकी इक्विटी 50 है तो इनका डेट भी 50 है। लेकिन मुझे इस फॉर्मूला के अंदर डेट खाली 50 नहीं चाहिए, मुझे 1 - टी चाहिए। तो अगर मुझे यहां पे डेट 1 - टी कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं बोलूंगा 50
50 मल्टीप्लाइड बाय 0.75। डन हो गया। मुझे बताएं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई अभी तक? बीटा एसेट कैलकुलेट करना है भाई, बताएं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कैसे कैलकुलेट करेंगे? बीटा इक्विटी मल्टीप्लाई बाय इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट। आप कर लें, आपका बीटा एसेट आ जाएगा 0.485, या अगर मैं चाहूं और इसको मैं थोड़ा सा आसान कर लूं तो ये हो जाएगा 0.49। मुझे सब लोग कंफर्म कर दीजिए, सब लोगों को मेरी बात समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? एवरीबडी कंफर्म प्लीज। सब लोग कंफर्म कर दें बेटा, बात समझ में आती है सब लोगों को? ऑल ओके? डन है जी। वेरी गुड। बीटा एसेट आपके पास आ गया? अच्छा, बीटा एसेट आ गया हमारे पास, जरा मुझे कोई समझाएगा भाई, अब बीटा एसेट आ गया अनगियरिंग अप्रोच के बाद, अब रीगियरिंग किस तरह करें? कैन एनीबडी सजेस्ट? रीगियरिंग किस तरह करें? एनी आइडिया? कोई तो आइडिया होगा ना आपके दिमाग में कि अब रीगियरिंग कैसे करना? सब लोग कह रहे हैं कि सर रीगियर करने का बड़ा आसान तरीका ये है कि आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर ले लें स्टार कंपनी का और रीगियर कर दें। मैं आपके सामने एक ऑल्टरनेटिव ओपिनियन रखूं? रीगियर करने की जरूरत ही नहीं है। इन दिस केस बीटा एसेट will be assumed as the beta equity for star company। why रीगेयर करने की जरूरत ही नहीं है, एक स्टेप बचा लो अपना। क्यों? भाई स्टार कंपनी इज 100% इक्विटी फाइनेंस्ड, यानी सोचो डेट डिवाइड बाय या इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेट होता है, डेट है ही नहीं, तो इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी करोगे तो वन आंसर आ जाएगा। यानी अल्टीमेटली आप लॉजिकली सोचो, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई बाय या डिवाइड बाय वन करो तो आंसर वही बन जाता है ना, कॉमन सेंस से सोचो यार। तो आपका बीटा एसेट ही बीटा इक्विटी के बराबर है, क्लियर है ना? तो इन दिस केस बीटा एसेट विल बी अज्यूम्ड एज द बीटा इक्विटी फॉर स्टार कंपनी एज इट इज 100% इक्विटी फाइनेंस्ड। ठीक है? तो जब फाइनेंशियल रिस्क कोई है ही नहीं तो बीटा एसेट बीटा इक्विटी दोनों बराबर होंगे। डन। तो भाई हमने ये काम कर लिया और हमने पूरी कोशिश करी भाई जहां जहां एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट थी हम एक्सप्लेन भी कर दें। अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। एग्जामिनर कहता है रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अंदर कैलकुलेट द थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ स्टार कंपनी assuming that the option to rights issue shares is chosen। explain the calculations। explain the calculations। कर लेते हैं भाई। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस यानी टर्प निकालना है। मुझे बताएंगे टर्प निकालने का तरीका क्या होता है? टर्प निकालने का तरीका क्या होता है? याद है ना, ओल्ड और न्यू वाला काम? तो हमने हमेशा पढ़ा था टर्प डिपेंड करता है आपकी राइट्स पॉलिसी के ऊपर। नाउ योर राइट्स पॉलिसी इज 144, राइट? 144 का मतलब ये हुआ कि हर चार पुराने शेयर के ऊपर एक नया शेयर इशू होगा। क्या मतलब? हर चार पुराने शेयर के ऊपर एक नया शेयर इशू होगा। हर चार पुराने के ऊपर एक नया शेयर इशू होगा तो जो चार पुराने हैं उनकी पुरानी प्राइस होगी। कितनी थी पुरानी प्राइस? करंट शेयर प्राइस कितनी थी? 5। और जो एक नया इशू होगा वो नई प्राइस के ऊपर इशू होगा विच इज ऑन 20% डिस्काउंट, तो यानी 4 का इशू होगा। आप इनकी टोटल वैल्यू निकालिए, आप इनकी टोटल वैल्यू निकालिए तो 4 × 5 = 20, 1:4 = 4। ठीक है, दोनों का सम करिए। मुझे बताइए टर्ब कितना कैलकुलेट होकर आ रहा होगा? 24 की वेल्थ डिवाइड बाय 5 शेयर्स। टर्ब कैलकुलेट होकर आ गया 4.8। मुझे बताइए सब लोगों को बात समझ में आती है? सब लोगों को बात समझ में आती है? एग्जामिनर ने कहा था भाई खुदा के लिए एक्सप्लेन कर देना कैलकुलेशन को, तो भाई एक्सप्लेन कर देते हैं इस कैलकुलेशन को।
theoretical X right price is the price up to which the share price is expected to fall theoretically once the rights issue has been made. Theoretical X right price is the average wealth of a shareholder per share after the rights issue. मुझे बताइए, बात समझ में आती है सब लोगों को? सिंपल कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करना है। आप चाहें तो एक आधी लाइन यहाँ पे लिख सकते थे कि हम पुराने शेयर को पुरानी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यू शेयर को नई प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों का एवरेज निकल कर आएगा। वक्त को बचाने के लिए मैंने इतना लिख दिया। 2 मार्क की रिक्वायरमेंट है, होपफुली आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि अगर आपने एवरेज का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया है तो मोस्ट लाइकली यू नो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस कैलकुलेशन। डन। मुझे सब लोग कंफर्म कर दीजिए, अगर ओके है तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। सब लोग जरा ओके लिख दीजिए प्लीज। वेरी गुड जी, थैंक यू। अच्छा, एग्जामिनर जी आगे क्या कह रहे हैं? थर्ड रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए रिक्वायरमेंट नंबर 3। एग्जामिनर कह रहे हैं भाई, द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ स्टार कंपनी आफ्टर एक्सपेंशन अज्यूमिंग दैट द फंड्स आर रेज्ड बाय लोन नोट्स। 4 मार्क्स के लिए एग्जामिनर ये कह रहा है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दिखाओ स्टार कंपनी का, अज्यूमिंग अज्यूमिंग और ये आफ्टर एक्सपेंशन निकालना है आपने, अज्यूमिंग कि फंड्स कहां से रेज किए गए हैं? लोन नोट्स के जरिए रेज किए गए हैं। अब आप जरा कॉमन सेंस से सोचो, अगर हमारी अजम्पशन ये है, अगर हमारी अजम्पशन ये है कि $200 million इज फाइनेंस्ड थ्रू लोन, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब कॉस्ट ऑफ डेट भी आ जाएगा। पहले मुझे बताएं, इतनी बात क्लियर है? अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने $200 million का फाइनेंस रेज किया है थ्रू लोन नोट्स, तो इसका मतलब हमारे पास अब कॉस्ट ऑफ डेट भी आ जाएगा। पहले हम 100% इक्विटी फाइनेंस थे, अब हम 100% इक्विटी फाइनेंस नहीं रहेंगे। मानते हैं ना इस बात को? कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा। पहली बात तो ये कि आपके पास कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा। दूसरी बात ये कि आपका नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगा। आपका पुराना कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो निकला हुआ था, और याद करिए हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला था कहीं ना कहीं पहली रिक्वायरमेंट में। हमने हमने पहली रिक्वायरमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ, अच्छा बाय द वे, हमने पहली रिक्वायरमेंट में कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला ही नहीं, आप लोगों ने बताया भी नहीं। अरे भाई अल्लाह अकबर, रिक्वायरमेंट सिर्फ बीटा इक्विटी निकालने की नहीं थी भाई। मैं तो खुद भूल गया, आपने भी नहीं बताया भाई। पहली रिक्वायरमेंट के अंदर आप नोट करिए, आरिफ भाई कितने थे? आरिफ भाई कितने थे बेटा? 4%। प्रीमियम भाई कितने थे? 7.5%। पुराना बीटा इक्विटी कितना था? 0.49। तो आप जरा बताइए, क्या निकलना चाहिए आपका के ई पुराने जमाने में? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस। मुझे बताइए, बात समझ में आ रही है सब लोगों को? पहले आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल कर आना था 7.6। पहले आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना निकल कर आना था बेटा? 7.6। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर हम नोट नंबर 3 के अंदर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने जाएं और अज्यूम कर लें कि हमने लोन नोट से अपने आप को फाइनेंस किया है, तो पहली बात तो ये है कि आपके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हुए ख्याल ये रखना कि आपके पास केडी आ चुका है, क्योंकि आपने लोन नोट्स के थ्रू अपने आप को फाइनेंस किया है। तो जब आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट है तो उस कैपिटल की कॉस्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। यानी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा KD1 - T। मुझे बताइए, यहां तक सब लोगों को बात समझ में आती है? और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आपका एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसी काम का नहीं है। आपका एग्जिस्टिंग 7.6% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसी काम का नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि आपने जब अपना एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला था तो आपने बीटा इक्विटी यूज किया था सेम एज बीटा एसेट।
यानी आप अज्यूम कर रहे थे कि आपकी कंपनी 100% इक्विटी फाइनेंस्ड है, लेकिन अब आपकी कंपनी 100% इक्विटी फाइनेंस नहीं है। उसने $200 मिलियन का लोन ले लिया है क्वेश्चन रिक्वायरमेंट नंबर 3 के अंदर। और अगर इन्होंने लोन ले लिया, अगर इन्होंने लोन ले लिया है, तो ये गियर्ड कंपनी बन चुकी है। गियर्ड कंपनी बन जाने का मतलब क्या हुआ? आपके बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल रिस्क ऐड हो गया होगा। और अगर आपके बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल रिस्क ऐड हो गया होगा, तो जब बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल रिस्क आ जाता है, तो आपके शेयर होल्डर का रिस्क इन द बिजनेस भी तब्दील हो जाता है, वो रिटर्न आपसे ज्यादा मांगता है। क्लियर है ना? तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेटा रिक्वायरमेंट नंबर 3 के लिए दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहला सवाल, KD1 - T कैसे कैलकुलेट होगा? KD1 - T कैसे कैलकुलेट होगा? एनी स्टूडेंट हु वाज लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली विल इमीडिएटली आंसर कि KD1 - T कैसे कैलकुलेट होगा। आंसर सामने है तुम लोगों के, बिल्कुल सामने है। $200 मिलियन हमने लोन नोट के जरिए रेस किए। $200 मिलियन हमने लोन नोट के जरिए रेस किए। हमारा प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितना था? 6%। अगर हमारा प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 6% है, तो बताओ पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट यानी KD1 - T कितना होगा वैक कैलकुलेशन पर्पज के लिए? 6% मल्टीप्लाई बाय 0.75। 0.75 क्यों? 1 - T कर दिया। अब यूं कर लें, 1 - 0.25। तो आपका KD1 - T कितना आ गया बेटा? आपका KD1 - T कितना आ गया बेटा? 4.5। डन। आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखो दोबारा कैलकुलेट होगा। आपका दोबारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट होगा, क्योंकि अब आपका एग्जिस्टिंग बीटा इक्विटी काम में नहीं आ सकता। दोबारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन कौन चाहिए? आपको RFI चाहिए, आपको रिस्क प्रीमियम चाहिए, ठीक है, और फिर आपको क्या चाहिए? नया बीटा इक्विटी। RFI कितने थे बेटा? नोट करते हैं बेटा ऊपर जाके। RFI कितने थे? 4%। रिस्क प्रीमियम कितना था बेटा? 7.5%। बीटा इक्विटी कितना होगा? याद है एग्जामिनर ने खुद लिख के बताया हुआ था, खुद लिख के बताया हुआ था कि अगर कंपनी ने ये $200 मिलियन का लोन लिया, तो आवर रिवाइज्ड बीटा इक्विटी विल बी 0.579। लिख दिया था एग्जामिनर ने कि हमारा पी रेशियो चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारा बीटा इक्विटी 0.579 हो जाएगा। आप नोट करिए, जरा सोच समझ के मुझे बताइए, कोई भी मुझे इस बात का जवाब दे। हमारा लास्ट टाइम बीटा इक्विटी था 0.49। लास्ट टाइम हमारा बीटा इक्विटी था 0.49। अब हमारा बीटा इक्विटी एज पर एग्जामिनर होना चाहिए 0.579। हमारा बीटा इक्विटी बढ़ गया। बीटा इक्विटी इज एन इंडिकेटर ऑफ द रिस्क योर इन्वेस्टर इज टेकिंग। व्हाई आर बीटा इक्विटी इज इंक्रीजिंग? व्हाई डज इट रिप्रेजेंट कि हमारा रिस्क बढ़ गया है? व्हाई? बताओ भाई बताओ। रिस्क बढ़ गया है, ये बीटा इक्विटी बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि रिस्क बढ़ गया है। रिस्क क्यों बढ़ गया भाई कंपनी का? बिकॉज ऑफ गियरिंग। बिकॉज ऑफ गियरिंग हमने लोन नोट्स इशू कर दिए, तो हमारा गियरिंग, हमारा रिस्क अब पहले जैसा नहीं रहा, अब फाइनेंशियल रिस्क हमारे पास आ चुका है। वेरी गुड। तो बेटा जरा केई कैलकुलेट कर लें। केई कैसे कैलकुलेट होगा? रिस्क प्रीमियम 0.075 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा इक्विटी से, और RFI इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग प्लस समथिंग, राइट। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आपको शॉकर ना लगे। 8.3%, ये हमारा नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया, विच इज डेफिनेटली हायर देन लास्ट टाइम्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ 7.6%। फिर उसके बाद बेटा और हमें क्या चाहिए? अब हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना हो, तो हमें और क्या चाहिए भाई? हमें मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल चाहिए। मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल चाहिए। मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल, लोन नोट्स की वैल्यू होगी हमारी 200, नॉमिनल वैल्यू पे इशू हुए थे, और जब नॉमिनल वैल्यू पे इशू हुए थे उनकी मार्केट वैल्यू भी 200 ही होगी। याद है ना? याद है ना बेटा? पढ़े लिखे लोग हो तुम लोग, समझते हो मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं। भाई देखो खूब समझ लो। आपके एग्जामिनर ने, ओ भाई, आपके एग्जामिनर ने क्लियरली बोल दिया था कि आपका प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट भी 6% है, यानी आपकी IRR, यानी आपका मार्केट रेट, आपका इफेक्टिव रेट भी 6% है, और आपका इशू रेट भी 6% है।
यानी ना तो इस बॉन्ड के अंदर कोई प्रीमियम है, ना कोई डिस्काउंट है, ना कुछ और है, जिसकी वजह से आपका कोर डिस्काउंट रेट कितना है 200, यानी आपका बॉन्ड फेयर वैल्यू पे इशू हुआ हुआ है। यानी आपके बॉन्ड के अंदर ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है, तो वो इशू हुआ होगा अपनी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर, अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर। तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज 200। व्हाट विल बी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी? अगर हमने सारा का सारा फाइनेंस रेज किया होगा थ्रू लोन नोट्स, तो इसका मतलब राइट्स इशू नहीं किया होगा। अगर राइट्स इशू नहीं किया होगा तो इसका मतलब आज भी हमारे पास उतनी ही नंबर ऑफ शेयर्स होंगे जितने के पहले थे, और आज भी उनकी वही प्राइस होगी जो कि पहले थी। तो 200 × 5। हाँ, क्लियर होती है बात? इनका जरा वेटेज निकालिए, इनका जरा वेटेज निकालें। तो वेटेज कितनी आएगी भाई? 200 / 1200, 1000 / 1200। क्लियर होती है बात? इसी वेटेज के लिहाज से हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। 4.5 की कॉस्ट ऑफ डेट है, लेकिन इसके पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर वेटेज सिर्फ 0.16 है या 0.17 है। इसी तरह 8.3 हमारे शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इनकी वेटेज 0.83 के बराबर है। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों को सम कर लेंगे तो हमारे पास नया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ जाएगा, कुछ 7.7। मुझे बताइए जरा, बात समझ में आती है सब लोगों को? क्लियर है? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरीबडी इफ इट्स क्लियर। डन है? मैंने पूरी कोशिश करी है बेटा, हर स्टेप के पीछे रैशनल लॉजिक, पहले का कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अभी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आप सबको समझाते समझाते चलो। लेकिन अगर यही काम आप एग्जाम के पर्पस के लिए खुद से कर रहे होते तो क्या आपको अपने आप को समझाने की जरूरत पड़ती? अगर अच्छा पढ़ के गए हुए अल्लाह के हुक्म से नहीं समझाने की जरूरत पड़ेगी। जब नहीं समझाने की जरूरत पड़ेगी तो यही काम जो कि मैंने इतना टाइम लेके किया, तो मुझसे कहीं ज्यादा पहले कर सकते हो। 1/5 ऑफ द टाइम के अंदर आप ये काम कर सकते थे, इसमें कोई मुश्किल बात है ही नहीं। क्लियर? डन? मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां तक बात समझ में आती है तो 3, 2 और 4 यानी 9 मार्क्स की रिक्वायरमेंट हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं सर। आगे बढ़ते हैं तो एग्जामिनर भाईजान क्या कह रहे हैं? एग्जामिनर भाईजान कह रहे हैं, इवैल्यूएट इवैल्यूएट द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ द फाइनेंसिंग मेथड। अब कौन सा सवाल शुरू हो चुका है? प्योर बिजनेस फाइनेंस का, यानी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का एरिया स्टार्ट हो चुका है। एक ही सवाल में पूरा बिजनेस फाइनेंस का एरिया पूछ लिया है मॉक एग्जाम के अंदर। एग्जामिनर कह रहा है बेटा, इवैल्यूएट द पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ ईच ऑफ द फाइनेंसिंग मेथड यूज्ड ऑन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स एंड कॉमेंट ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ईच मेथड। बोल रहे हैं सवाल के अंदर हमने तुम्हें दो टाइप के मेथड्स बताए टू रेज फाइनेंस, दोनों की इंप्लीकेशंस बताओ। दोनों की इंप्लीकेशंस बताओ कि शेयर होल्डर की वेल्थ पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और बताओ कि क्या शेयर होल्डर को ये मॉडल एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। क्लियर? तो बेटा जरा बताइए, हमारे पास कितने ऑप्शन थे? फर्स्ट ऑप्शन था फाइनेंस्ड इज रेज्ड थ्रू राइट्स इशू। ये पहला ऑप्शन था। इसके बारे में जरा कुछ बातें करना स्टार्ट करें। इफ द फाइनेंस वॉज रेज थ्रू राइट इशू, अभी हम कर चुके हैं ये सारी बातें, rights issue, then theoretically its share price should fall. This is because this is because the extra share is issued at a discount which dilutes the overall value of each share. However, it is given that if existing shareholder exercises all his rights, then his then there will be no impact on his wealth, or nor there will be
विल बी एनी डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। मुझे बताइए, जितना मैंने अभी तक लिखा है बात समझ में आती है आपको? मुझे बताइए, अभी तक कोई बात ऐसी जो समझ में ना आई हो? अभी तक कोई बात ऐसी जो समझ में ना आई हो? हम कह सकते हैं इन दिस केस द TERP was calculated at 4.8, which means theoretically the share price should fall up to $4.8 per share without affecting shareholders' wealth। हमने जो टीआरपी कैलकुलेट किया वो टीआरपी हमने 4.8 का कैलकुलेट किया था, और इस 4.8 की इंटरप्रिटेशन ये है कि जैसे ही राइट्स इशू होगा हमारी शेयर प्राइस 4.8 तक फॉल करेगी, और अगर 4.8 तक फॉल करती है तो शेयर होल्डर की वेल्थ के अंदर ना फायदा ना नुकसान कुछ भी नहीं होगा, प्रोवाइडेड ही एक्सरसाइजेज ऑल हिज राइट्स। डन। हाउएवर द रियल इम्पैक्ट, सुनना, द रियल इम्पैक्ट कैन बी असेस्ड एज फॉलोज। रियल इम्पैक्ट क्या होगा राइट्स इशू का? देखो, अगर वाकई में तुमने ये जानना है ना, देखो, टीआरपी तो एक थ्योरेटिकल आंसर है। थ्योरेटिकली द शेयर प्राइस शुड फॉल व्हेनेवर यू मेक अ राइट इशू। प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली आपका शेयर होल्डर राइट्स इश्यू से खुश होगा या नहीं होगा, इस बात का ताल्लुक इस बात से है कि कंपनी उस राइट्स इशू के फंड को इस्तेमाल कैसे करती है। अगर तो कंपनी $200 मिलियन का राइट्स इशू करती है और अपने $200 मिलियन को आग लगा देती है, तो क्या आपका शेयर होल्डर वाकई में खुश होगा? नहीं खुश होगा। आपकी शेयर प्राइस और नीचे चलती चली जाएगी। थ्योरेटिकली तो आप कह रहे थे कि हम राइट्स इशू करेंगे, तो राइट्स इशू करने की वजह से $5 की शेयर प्राइस 4.8 तक ही आएगी। शेयर होल्डर तुम टेंशन ना लो। लेकिन अगर आपने शेयर होल्डर से $200 मिलियन का कैपिटल रेज किया और उसको आग लगा दी, तो सच्चाई ये है कि थ्योरी ये कह रही थी कि $5 की प्राइस 4.8 तक आनी चाहिए, लेकिन जब आप टीवी पे जाके अपने पैसों को जलाएंगे तो आपकी कंपनी जीरो हो जाएगी, यानी प्रैक्टिकली योर शेयर प्राइस विल इवन गो डाउन। यानी प्रैक्टिकली क्या होगा, आपका शेयर होल्डर को ये राइट्स इशू एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, इस बात का ताल्लुक टीआरपी से नहीं है। इस बात का ताल्लुक इस बात से है कि उस राइट्स इशू के फंड्स को यूटिलाइज कैसे किया जाता है। आप लॉजिकली सोचें, एग्जामिनर ने क्लियरली सवाल के अंदर बताया हुआ था कि भाई जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो आपके अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 20% से बढ़ जाएंगे। तो आप लॉजिकली सोचें, मैं यहां पे लिखता हूं ईबिट आफ्टर एक्सपेंशन। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी माय ईबिट आफ्टर एक्सपेंशन? दिस शुड बी कैलकुलेटेड एज, अभी आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है बेटा? 66 मिलियन। तो $66 million, it will be 20% extra, so it will be 120%. Can anybody tell me what will be the value? या मैं खुद कैलकुलेट कर लूं? 66 multiplied by 1.2, दिस इज 79.2। वेरी गुड, मैंने आपसे पहले कर लिया। $79.2 million। डन। अच्छा, हमने सारा का सारा फाइनेंस रेज किया है, हमने सारा का सारा फाइनेंस रेज किया है थ्रू इक्विटी। थ्रू इक्विटी, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कोई नहीं है। अगर इंटरेस्ट कोई नहीं है तो यही अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा इंटरेस्ट, अर्निंग्स बिफोर टैक्स भी बन गई। मुझे यहां पे चाहिए है अर्निंग्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। किस तरह निकालूंगा? $79.2 मिलियन, टैक्स रेट था मेरे ख्याल में 25%, ये लिख के दिया हुआ आपको। 79.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.75, विच इज आफ्टर टैक्स। मैं यहां लिख भी देता हूं आफ्टर टैक्स। तो कितना होगा? कितना होगा 79.2? वेरी गुड मेरे फ्रेंड, 59.4। सो 59.4 विल बी योर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स वंस यू डू दी एक्सपेंशन। हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे पोस्ट राइट्स इशू? हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स विल वी हैव पोस्ट राइट इशू?
250। हाउ डिड ही कैलकुलेट 250? 200 मिलियन ऑलरेडी थे, 50 मिलियन शेयर्स का राइट्स इशू होगा, तो इसका मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 250 मिलियन। व्हाट विल बी माय रिवाइज्ड ईपीएस आफ्टर एक्सपेंशन? What will be my revised EPS after expansion? So 59.4 divided by 200. Our revised EPS, sorry, divided by 250 था, मैंने अपने पास गलत कर लिया था। इट विल बी 0.24, 0.24 राउंड ऑफ कर दिया, 2376 आ रहा है, मैंने क्या कर दिया, 0.24 कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये रिवाइज डीपीएस एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा? क्या रिवाइज डीपीएस एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा? चेक कर लेते हैं भाई, अभी 2 मिनट में पता लग जाएगा। हमारा पी रेशो कितना था? हमारा पी रेशो था, कितना था भाई पी रेशो? हमारा पीई रेशो था करंटली 20 टाइम्स। आपको मालूम है ना, आपको मालूम है ना शेयर प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर पी रेशो को हम रिवर्स वर्क कर लें तो शेयर प्राइस का फॉर्मूला क्या बनता है? पीई रेशो मल्टीप्लाई बाय ईपीएस। तो आप सोचिए, पी रेशो है आपका 20 मल्टीप्लाइड बाय ईपीएस, रिवाइज्ड ईपीएस आई मस्ट से 0.24। तो आपकी शेयर प्राइस कितनी आ रही है बेटा, बताना जरा। व्हाट विल बी आवर शेयर प्राइस? 4.8। हम्म, मुझे जरा बताएं, 4.8 जो आ रही है शेयर प्राइस, क्या ये एक्सेप्टेबल होगी है शेयर होल्डर को या नहीं होगी? हम कहेंगे hence post rights issue the share price, ऐसे बोलना चाहिए, hence post rights issue नहीं, hence post expansion the share price is expected to be not more than $4.8, which was also the theoretical ex right price। अगर हम राइट्स इशू करें तो राइट इशू करने की वजह से $5 की शेयर प्राइस फौरन 4.8 हो जाएगी, ये थ्योरी कह रही थी। अच्छा, वाकई के अंदर हम उस फंड्स के साथ क्या करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्चुअल मार्केट की शेयर प्राइस कितनी होगी। हमने एक्चुअल मार्केट की शेयर प्राइस निकालने का सोचा, तो जब हमने एक्चुअल मार्केट की शेयर प्राइस निकालने का सोचा, हमने देखा कि यार ये $200 मिलियन आएगा, तो मैं किसी बिजनेस के अंदर लगाऊंगा। जब मैं बिजनेस के अंदर लगाऊंगा तो मेरा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 20% बढ़ जाएगा, उसमें से 25% टैक्स में चला जाएगा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, मेरे अर्निंग्स पर शेयर कितना होगा, मेरी रिवाइज शेयर प्राइस कितनी होनी चाहिए। जब मैं ये $200 मिलियन को यूटिलाइज कर लूंगा, तो आप देखें, आपने $200 मिलियन इन्वेस्ट कर भी दिया, तो आपकी शेयर प्राइस निकलकर कितनी की आ रही है? 4.8 की निकल कर आ रही है। अब आप मुझे खुद समझाएं, आपका शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हुई या नहीं हुई एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरटेकिंग दिस इन्वेस्टमेंट? As a result of undertaking this investment and going for rights issue, did that really help? क्लियर बात है भाई। It is evident. It is evident that if $200 million is financed through right shares, the growth in EBIT will be compensated through issue of new right shares. Hence, the share price will not be more than TERP, and hence the shareholders wealth will not be maximized। मुझे बताइए, बात समझ में आती ही नहीं आती आप?
अगर हम राइट्स इशू की तरफ गए तो हमारी शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ द डे निकलकर कितनी की आएगी? हमारी शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ द डे निकलकर 4.8 की आएगी। और ये तो एक्सपेंशन के बाद की बात है, राइट्स इशू पे गए 4.8 की प्राइस होनी चाहिए है। यानी आप जरा देखें क्या हमारी कोई वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है? वेल्थ कोई मैक्सिमाइज नहीं हो रही। यही काम आप करके देखें जरा दूसरे ऑप्शन के ऊपर। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, फाइनेंस वाया लोन नोट्स। यही काम आप करके देखें, फाइनेंस वाया लोन नोट्स। अगर आप लोन नोट्स के जरिए अपने आप को फाइनेंस करते हैं तो क्या होगा? अगर आप लोन नोट्स के जरिए अपने आप को फाइनेंस करते हैं तो देयर विल बी नो न्यू इशू ऑफ शेयर्स। हाउएवर, अभी आप सब लोगों ने आंसर दिया है मुझे, हाउएवर सिंस डेट will be part of capital structure, therefore financial risk will increase. Therefore financial risk will increase. फाइनेंशियल रिस्क तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या ये शेयर होल्डर को एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा? देखो, शेयर होल्डर को हर वो बात एक्सेप्टेबल है जिससे उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज होती है, और हर वो बात नहीं एक्सेप्टेबल है जिससे उसकी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं होती है। अगर हम लोन नोट्स के जरिए अपने आप को फाइनेंस करते हैं तो बताओ शेयर होल्डर को एक्सेप्टेबल होगा लोन नोट्स के थ्रू अपने आप को फाइनेंस करवाना या नहीं होगा? क्या उसके फायदे में होगा या नहीं होगा? कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करें? बड़ा सिंपल है भाई। आप देखें, आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आफ्टर एक्सपेंशन क्या होगा? अभी $66 मिलियन का आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था। ये 20% से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? $79.2। अभी आपने बताया मुझे, ऊपर याद हो गए नंबर्स, ये रहा। ठीक। अच्छा, आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आफ्टर एक्सपेंशन 79.2 का हो जाएगा। क्या इस केस के अंदर भी हमारा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग्स बिफोर टैक्स बराबर होगा? खुद बताएं मुझे जरा, क्या ये बराबर होगा? अर्निंग्स बिफोर टैक्स क्या 79.2 ही होगी? इस बार बेटा आपने आपने आपको फाइनेंस किया है थ्रू लोन नोट्स। अगर आपने अपने आप को फाइनेंस किया है थ्रू लोन नोट्स तो लॉजिकली सोचें, आपका ग्रोथ के बाद वाला ईबिट है 79.2, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इसका मतलब आने वाली चीज क्या होगी? इंटरेस्ट और टैक्स। क्योंकि आपने अपने आप को फाइनेंस किया होगा लोन नोट के थ्रू, और कितने के लोन नोट के थ्रू? $200 मिलियन के लोन नोट के थ्रू, जिसपे आपको 6% का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो कहने से आपका अर्निंग्स बिफोर टैक्स कुछ कम होगा। कैन एनीबडी टेल मी कितना कम होगा? वेरी गुड, थैंक यू जी। 67.2। डन है ना भाई? 67.2 होगा। यहां पे फाइनल नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, क्योंकि मुझे शेयर होल्डर की वेल्थ पे इंपैक्ट देखना है, और शेयर होल्डर की वेल्थ पे इंपैक्ट इसी बात से पता चलेगा कि भाई हमारा ईपीएस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। असल बात यह है कि हमारी अर्निंग्स बढ़ी है या नहीं बढ़ रही एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो हमारी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितनी होंगी भाई? 67.2 मल्टीप्लाई बाय 75%, विच इज आफ्टर टैक्स, तो कितना हो गया? $50.4। मुझे बताएंगे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? लोन नोट्स के केस में हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे? वही 200 मिलियन शेयर्स। और हमारा रिवाइज्ड ईपीएस कितना होगा भाई? रिवाइज्ड ईपीएस 50.4 डिवाइड बाय 200 मिलियन शेयर्स। हमारा रिवाइज्ड ईपीएस कितना होगा? $0.25। कैन एनीबडी टेल मी कि इन दिस केस अगर हमारा रिवाइज्ड ईपीएस 0.25 है और हमारा पीई रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड एट 20 times, then our revised share price should be 20 into 0.25, which is equal to $5.04। मेरा आपसे सवाल ये है, सब लोग जवाब दीजिएगा, एक आधे बच्चे जवाब ना दें। इज दिस 5.04, वुड दिस 5.04 बी एक्सेप्टेबल टू शेयर होल्डर्स और नॉट? क्या ये 5.04 शेयर होल्डर्स को एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा? सारे मिलके बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा?
आप लोग कह रहे हैं एक्सेप्टेबल होगा, क्यों एक्सेप्टेबल होगा भाई? वाई? वाई वुड इट बी एक्सेप्टेबल? द करंट शेयर प्राइस इज $5। याद रखना 4.8 तो राइट्स इशू के केस में थी, करंट शेयर प्राइस कितनी है? 5 की है। द करंट शेयर प्राइस इज 5। If the company finances itself through loan notes, then the revised share price is expected to be 5.04, which is higher than before. Since the share value is increasing and shareholders' wealth will be maximized, therefore this option should be acceptable to shareholders। मुझे बताइए जी, बात समझ में आती है सब लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा इसके अंदर? क्लियर है? सब लोग कंफर्म कर दें बेटा। 7 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी ये, 7 मार्क्स की रिक्वायरमेंट। अगर आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर हाथ साफ होता ना तो ये 7 मार्क्स बोनस मार्क्स हैं, मुफ्त के मार्क्स हैं। कॉमन सेंस से सोचना है, कॉमन सेंस से सोचना है। क्या शेयर होल्डर को फंड्स की यूटिलाइजेशन पे एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा? भाई कैसे पता चलेगा? हम रिवाइज शेयर प्राइस निकालेंगे। शेयर होल्डर को तो हर वो चीज एक्सेप्टेबल है जिसके अंदर उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज होती है, और हर वो चीज अनएक्सेप्टेबल है जिसके अंदर उसकी वेल्थ डाइल्यूट होती है। सिंपल था कैलकुलेशन। रिवाइज डीपीएस निकाला, रिवाइज शेयर प्राइस निकाली और डिसीजन अपना दे दिया। क्लियर? 7 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, इससे पहले 9 मार्क्स, फिर 7 मार्क्स आपने कंप्लीट कर लिए, तो ये हो गए टोटल 16 मार्क्स। आखिरी रिक्वायरमेंट बेटा इस सवाल की है विच इज फॉर 4 मार्क्स, फिर 20 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। एग्जामिनर कह रहा है डिस्कस द वेरियस अजम्पशंस रिलेटिंग टू कैपेम मॉडल। मुझे बताएं जरा, वेरियस अजम्पशंस रिलेटिंग टू कैपेम मॉडल क्या है? क्या होंगी वेरियस अजम्पशंस रिलेटेड टू कैपेम मॉडल? सब याद की हुई हम लोगों ने, 4 भी लिखने बहुत है। assumptions used in CAPM model are as follows। कोई एक आइडिया दें जरा मुझे, मैं लिखना स्टार्ट करूं। सबसे बेसिक कैपम मॉडल की सबसे पहली assumption, वेरी गुड, it is assumed that investors hold a diversified portfolio, hence the unsystematic risk is already is already is already accounted for, and therefore KE would be adjusted only for systematic risk। वेरी गुड, ठीक है। और बताइए जी, और ऑप्शन क्या दे रहे हैं भाई आप? सिंगल पीरियड ट्रांजैक्शन होती है भाई, सिंगल पीरियड ट्रांजैक्शन। इट इज अज्यूम्ड that you know cost of equity is calculated for कंप्लीट, कंप्लीट लिख दिया मैंने, कंप्लीट सिंगल पीरियड, सो दैट या इसको कंप्लीट कर लेता हूं, विच इज जनरली full year। We assume this to avoid mismatch between mismatch between tenure of different investors। क्या मतलब भाई डिफरेंट इन्वेस्टर्स? क्या मतलब भाई? ये अज्यूम किया जाता है कैपेम की कैलकुलेशन के वक्त में कि आप जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो इंटायर सिंगल पीरियड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, विच इज जनरली अज्यूम्ड एज 1 ईयर। हालांकि इन रियलिटी ये जरूरी नहीं है।
एक कंपनी के बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो कि 2 दिन के लिए पैसे लगाते होंगे, 4 दिन के लिए पैसे लगाते होंगे, 6 महीने के लिए पैसे लगाते होंगे। लेकिन हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं? पूरे साल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, एक सिंगल पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं, विच इज जनरली अज्यूम्ड एज द होल ईयर, द होल ईयर। हालांकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की कॉस्ट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की रिटर्न रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है एज कंपेयर टू वो बंदा जो कि पूरा साल आपकी कंपनी में पैसे फंसा के रखेगा। होता है ना, हम शेयर मार्केट के अंदर जाते हैं तो कभी कभार हमें ऐसा होता है कि हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं 2 हफ्ते के लिए, कभी खरीदते हैं 6 महीने के लिए। और कुछ इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि पूरा पूरा साल और कई कई साल अपना पैसा फंसा के रखते हैं। तो सबकी रिटर्न रिक्वायरमेंट या सबकी रिटर्न रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है। एंड टेक्निकली सोचा जाए तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी मुख्तलिफ होनी चाहिए। क्योंकि अगर मेरे ज्यादातर इन्वेस्टर्स वो हैं जो कि 2 दिन के लिए मेरी कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं, तो उनकी रिटर्न रिक्वायरमेंट बहुत स्मॉल है। और अगर मेरे ज्यादातर इन्वेस्टर्स वो हैं जो कि साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके रखते हैं, तो उनकी रिटर्न की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। उनकी रिटर्न की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। तो आप खुद सोचिए कि अज्यूम करते हैं हम कि सब एक जैसे हैं, सब बराबर हैं। थर्ड एक ऑप्शन किसी ने मुझे बोला था, इट इज अज्यूम्ड दैट परफेक्ट मार्केट्स एग्जिस्ट, दैट इज all investors are rational because of complete access to all information। परफेक्ट मार्केट्स अज्यूम की जाती हैं। और बताएं, एक किसी ने मेरे ख्याल से अभी बीच में लिखा है वो रिस्क फ्री रेट वाली बात भी, इट इज अज्यूम्ड, हम सीएपीएम के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं ना, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्विटी। तो ये अज्यूम कर रहे होते हैं, इट इज अज्यूम दैट ऑल इन्वेस्टर्स हैव एक्सेस टू रिस्क फ्री बोरोइंग विदाउट एनी लिमिट्स। हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि रिस्क फ्री रेट एक ऐसा रेट है, रिस्क फ्री रेट जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स का रेट होता है ना, गवर्नमेंट जब बॉन्ड्स इशू करती है तो लिमिटेड नंबर ऑफ बॉन्ड्स इशू करती है। तो जरूरी नहीं है कि किसी भी इन्वेस्टर के पास हर वक्त एक्सेस हो गवर्नमेंट बॉन्ड को एक्वायर करने का या गवर्नमेंट बॉन्ड के अगेंस्ट बोरो करने का। हम अज्यूम करते हैं कि रिस्क फ्री रेट इज अवेलेबल टू एवरीवन, however it may not be available to everyone and that is why it is an assumption। क्लियर होती है बात? तो 4 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, 4 बातें लिखनी है। अगर आपको 5-6 बातें याद आ रही हैं, हो सकता है मेरे अलावा कोई एजम्पशन आपको याद आ रही हो, आप वो वाली जाके लिख लीजिए। तो 4 मार्क के लिए 3 या 4 बातें लिख देते तो मोर देन इनफ। मुझे बताइए, सब लोगों को बात समझ में आती है? इज इट अंडरस्टूड बाय एवरीवन? क्लियर है सवाल? समझ में आया है सब लोगों को? और इस कॉन्टेक्स्ट में भी बताएं कि जब आपके सामने एग्जाम के अंदर ये आएगा, क्या आप ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? यस बोलेंगे सर सॉरी नहीं हो पाया। टेक्निकली सोचें तो ये सारी वही चीजें हैं जो कि तकरीबन तकरीबन हम हर पास्ट पेपर के अंदर देखते हैं। एफएम के पेपर के अंदर अगर आप चाहें तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस शर्त क्या है कि बहुत छोटी 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 माइन्यूट बहुत सारी चीजें हैं, बस आपको वो याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है ना?